ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देख रहे थे और लास्ट क्लास देखे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है क्या होता है और कैसे हम देखे कि ये चार्ज के थ्रू फ्लो करता है, यानी कि एक तरह से देखे कि ये जो है एनर्जी फ्लो है और चार्ज जो होता है कैरियर की तरह एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराता है, यानी कि बैटरी से कंडक्टर तक ले जाता है। ठीक है, अब उसी पे हम लोग आगे और चीज देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी कि करंट क्या होता है, और फिर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी देखे थे, यानी जे जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, और थोड़ा बहुत ओम्स लॉ के बारे में हम लोग बात किए थे। तब उसी चीज को आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन ही है तो ऐसे ही कहते हैं, जैसे ओम्स लॉ से रिलेटेड ही कर रहे हैं पहले। जैसे कि अगर हम मान लो कि रेजिस्टर है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा। ठीक है, और बोलते हैं इसका रेजिस्टेंस आर है, ऐसा ही करते हैं हम लोग। यानी कि अगर हमको बोल दिया जाए कि एक रेजिस्टर है जिसका कैपेसिटी रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है, ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल अगर हमसे बोल दिया जाए कि ये 2 वोल्ट है और इससे करंट जो जा रहा है 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो अगर हमसे यहाँ से पोटेंशियल पता करना हो ये, तो ये कितना होगा, क्या हम बता सकते हैं? थोड़ा थोड़ा जनरल जनरल बातें कर रहे हैं, जो हम लोग जानते हैं पढ़े हैं वही सब चीजें। बोलो। हाँ सर। जनरली ऐसे ही करते हैं। अगर ये V1 है, ये अगर V2 पोटेंशियल है, इधर से जो करंट आई जा रहा है अगर V1 ग्रेटर देन V2 है, तो हम यही लिखते हैं कि V1 माइनस V2 इक्वल टू IR होगा। ओम्स लॉ यही कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या रेजिस्टर जो होगा वो I के प्रोपोर्शनल होगा और IR लिखते हैं। तो वैसे ही हम इस V के बारे में बोले तो हम कह सकते हैं, कैसे, कितना होगा बताओ, कितना आ रहा है? 2V - V = IR करेंगे। कितना आ रहा है? कर रहे हैं सर। इसके क्रॉस में डेल्टा भी कितना होना चाहिए, रेजिस्टर के क्रॉस में I × R होना चाहिए। I कितना है 1, R कितना है 10, यानी कि 10 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ करंट का डायरेक्शन इधर है, तो करंट किधर से किधर जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर लोअर। पोटेंशियल की तरफ, यानी कि इधर वाला जो होना चाहिए लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। डिफरेंस जो है 10 का है, ये 2 है, तो ये कितना होगा बताओ? अगर ये x मान लेते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 जो है हाइयर है, यानी 2 माइनस एक्स जो होगा वो 10 वोल्ट होगा। 2 हाइयर है, हाइयर माइनस लोअर इक्वल टू जो डिफरेंस है, तो यहाँ से x कितना आ जा रहा है 2 - 10, यानी कि -8 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये जो लिखे थे ये क्या था कि हमारा ये पोटेंशियल जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर है, और ये बात ध्यान रखना है कि हायर से लोअर की तरफ करंट का डायरेक्शन होता है। और ये जो 10 बता रहा है ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 है, इधर से डायरेक्शन है तो हम 10 लिखें। वही अगर डायरेक्शन उल्टा होता तो ये हायर पोटेंशियल पे होता और ये लोअर पोटेंशियल पे होता। ठीक है, ऐसा ही एक और, अगर हमसे कहता कि ये जो है 2 वोल्ट ही है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम ही है, करंट का डायरेक्शन अब इधर कर दिया, तब इस x का वैल्यू कितना होता बताओ? कितना 12 हो होगा? जाता है। कितना होता? 12। 12 हो जाता है। किसी को दिक्कत? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस तो 10 ही वोल्ट है, और ये जब हायर हो गया ये लोअर हो गया, तो इसमें से हम दो कितना घटा रहे हैं, तो 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता 12 होता। ठीक है, 12 में 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो इस बात का ध्यान देना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में सहायता करेगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा हमको किधर से किधर मानना है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मानना है। अगर हम इसी तरीके से बोलें कि हमारे पास बैटरी है, ठीक है, यानी कि बैटरी पे थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं।
बैटरी है, ऐसा है, ये जो है हमारा हायर पोटेंशियल होता है और ये वाला जो टर्म होता है ये लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्लस। ठीक है, अगर हमसे ये बोला जाए कि ये 8 वोल्ट का है और यहाँ का पोटेंशियल जो है ये 2 वोल्ट है, तो बताओ यहाँ का पोटेंशियल एक्स कितना होगा, बता सकते हैं? तो 10। हाँ, ये किस पे है, हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो हायर माइनस लोअर करेंगे 8 आना चाहिए, यानी कि 10 वोल्ट होगा तभी आएगा। बात सबको समझ आ रहा है कि यहाँ पे अगर 10 होगा, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 8 आएगा, यानी कि ये जो 8 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अक्रॉस बैटरी, बैटरी के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसा दे देते, ये हमारा 2 वोल्ट है और ये एक्स है, ये 8 वोल्ट ही है, तब क्या होता, बोलो। अब ये क्या हो गया, लोअर हो गया और ये हायर हो गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 8 वोल्ट, तो कितना होगा, -6। -6। ठीक है, इस बात में किसी को दिक्कत, सोनाली? नो सर। ठीक है, हम डिफरेंस देख रहे हैं, ये हायर है, हायर 2 वोल्ट है, ऐसा नंबर सिस्टम भी देखोगे तो ये 2 है, इधर -1 -2 -3 -4 -6, तभी जाके इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 वोल्ट आएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये हम जस्ट चेक कर सकते हैं, इतना में हमको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान देना जरूरी है कि डिफरेंस जो है उधर हायर कौन सा है और लोअर कौन सा है। अगर ये हम समझ गए तो अगर हमसे ऐसा कहा जाए, एक जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे बल्ब है या फिर कोई भी कंडक्टर है, इसको अगर हम इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो कनेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिंग वायर, यही बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से ए पॉइंट बोल रहे हैं, इसको बी पॉइंट बोल रहे हैं, ये ए और बी है, और ये हमारा कनेक्टिंग वायर है, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि कनेक्टिंग वायर ऐसा वायर होता है कि जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या मानते हैं, 0। रियली में कोई भी ऐसा करने वायर नहीं होता जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चंस के लिए कि, या फिर हम जो पढ़ते हैं इसको ये एज्यूम करके कहते हैं कि कनेक्टिंग वायर है तो इसका रेजिस्टेंस 0 है। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि VA माइनस VB जो होगा वो I/R होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि VA और VB दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो R0 तो ये 0 हो गया, यानी कि VA और VB इसमें हमको दोनों सेम लेने पड़ेंगे, यानी कि A का पोटेंशियल जो होगा वो B का पोटेंशियल दोनों सेम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि I जो है 0 है, I जो होगा वो नॉन जीरो ही होगा। ये 0 क्यों हो रहा है, तो यहाँ से R जो है टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं VA जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VB हो। ठीक है, ये हमारा है, ये पिछले चैप्टर में भी हम लोग पूरी तरीके से यूज किए थे, और वहां पे हम IR का कंसेप्ट नहीं देते, तो हम वहां पे मान लिए थे कि कनेक्टिंग वायर है तो दोनों पॉइंट सेम होगा। वहां पे हम ये सारे चीजें नहीं बताए थे, रीजन ये था कि हम IR ये सब के बारे में नहीं पढ़े। तो यहाँ से अगर हमसे बोला जाए कि ये हमारा बैटरी है, इसका अगर पोटेंशियल V है, तो इधर का पोटेंशियल अगर हम 0 मानेंगे तो इसके इधर हायर है तो इधर V मानेंगे, तो यहाँ भी V ही होगा, यहाँ भी V ही होगा और इधर V होगा। वैसे ही इधर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो 0 लेंगे, क्योंकि कनेक्टिंग है वायर है का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, यानी कि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अब ये नहीं कि पोटेंशियल सेम है तो करंट भी 0 हो। ठीक है, इतना बात समझ आया? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस डिफरेंस जोड़ घटाओ गुना भाग। बोलो, इतना में किसी को दिक्कत?
नो सर। नो ठीक। सर। ठीक। तो जैसा कि हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे थे कि बैटरी का काम क्या होता है, तो वही थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर बैटरी जो है एनर्जी प्रोवाइड करा था तो कैसे किया था। ये प्लस था, ये माइनस था। हम देखें कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ तक आया, एनर्जी लॉस किया और यहाँ पे आया। जब यहाँ आया तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है और ये ई पॉजिटिव है, इसको थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इलेक्ट ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जब आया तो इसको यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ जाता है ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है क्या? यस सर, लास्ट टॉपिक चल रहा है। लास्ट टॉपिक चल रहा है मतलब? खत्म होने वाला है सर, एक क्लास, एक दो क्लास में। अच्छा, तब तो डेनियल सेल, रिवर्सिबल सेल, ये सारी चीजें हुए होंगे। डेनियल से नहीं हुआ है, पता नहीं। नर्स्ट इक्वेशन शायद ये सब उसी में पढ़ना लास्ट है ना। क्वेश्चन हो गया सर, हो गया है। ठीक है, जो भी है, तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से, यानी कि ये जो बैटरी है इस पे वर्क करके इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचा रहा है, यानी कि इसको एनर्जी दे रहा है। और फिर ये चार्ज यहाँ जब आया तो इसके पास एनर्जी आ गया। कितना एनर्जी आया? तो यहाँ का अगर पोटेंशियल 0 माने, यहाँ पोटेंशियल भी माने, यहाँ आया, यानी कि ई इंटू वी पोटेंशियल आ गया। फिर इधर गया तो इधर जाके यहाँ पे फिर से पोटेंशियल 0 हो गया, तो इसका एनर्जी जो है वो फिर से क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे ये पोटेंशियल ये हो। ठीक है, ये चीज हम लोग लास्ट क्लास इसको डिस्कस करे थे, इसलिए हम इस पे ज्यादा और डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं, अभी इसको यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम रिवाइज करा दें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बोले या फिर हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो ये जो चीज है ये हमको कैरियर की तरह बिहेव करता है और एनर्जी बैटरी से लेकर इसको ले जाके दे आता है, और ऐसा ही ये काम करता है। तो यहाँ से हमको समझ में आया था कि बैटरी जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता है। ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन देता है और इसी वजह से करंट होता है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं पालना है। क्या होगा कि ये जो बैटरी है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इस चार्ज कैरियर को, यानी कि हम पॉजिट्रॉन माने, पॉजिटिव चार्ज माने, या फिर इलेक्ट्रॉन माने, ये जो बैटरी है इस पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ना कि चार्ज प्रोवाइड करेगा। और ये जो चार्ज है वो एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ढोते रहता है। ठीक है, ये सारे चीज थोड़े थोड़े से छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है, अभी जो भी चीजें हम बोलने वाले हैं, जो भी चीजें हम लोग अभी सीखने वाले हैं, वो सारा एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, उसके बेसिस पे थ्योरी दिया गया है, जैसा है वैसा ही है। ठीक है, हम बदल नहीं सकते हैं, हर जगह वही चीज मिले। तो क्या मिलेगा, तो देखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कंडक्टर है, ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होंगे कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको हम अपोजिट चार्ज में पॉजिट्रॉन मान ले रहे हैं। ठीक है, हम पॉजिटिव मान के ही सारा चीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अगर ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भरमार होगा, बहुत सारे होंगे। अच्छा, ये बात क्लियर है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होगा, या कंडक्टर है तो? हाँ या ना? हाँ सर। होगा। जैसे अगर नहीं पता है तो कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2+। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर। ज्यादा हार्ड हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 29। 29। तो फर्स्ट सेल में कितना होता है? 2 8 18 ऐसे ही होता है।
नो, इसमें तो सर एसपीडीएफ वाला करते हैं, उसमें लास्ट में 3D 5 उस तरह कुछ था। एसपीडीएफ करते हैं तो बाद वाला तो वही, जैसे 1s लिखते हैं, हाँ। ऐसे नहीं लिखते हैं 1s2, 2s2। तो ये 1 वाला क्या है, फर्स्ट सेल होता है। 2 हम्म, जहाँ तक रहता है वो के सेल होता है। 3 हाँ। जहाँ रहता है वो के से शुरू होता है ना, KLM सेल होता है। हम्म। ऐसे ही ना होता है। तो हाँ। फॉर्म पूछ रहे हैं वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। 10। नहीं पता। एक लग रहा है सर इसमें, लेकिन क्योंकि 2 8 18 करेंगे तब तो इसी में 28 हो जाएगा। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताएं तो। बता रहे सर। कोई भी बोलो, हिमांशु। 4s1 3D10। इधर तो होगा 4s1 3D 10। 10 यही होता है। हाँ। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो वैलेंस सेल तो यही ना हुआ 4 वाला। हम्म। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। एक। यानी कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 63। 63। यानी 63 ग्राम का अगर कॉपर ले लेंगे तो उसमें Na एटम्स होते हैं। Na हाँ। एटम्स यानी ऑर्डर ऑफ 10 का पावर 3, 23। हम्म। यानी कि 1 मोल अगर हम कॉपर लेंगे तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जो वैलेंस सेल वाला होता है वही फ्रीली मूव करता है। ठीक है। तो 1 मोल में इतना, तो एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बहुत सारे। बहुत सारा। ठीक है। तो वही चीज है हमारा, अगर कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टर किसको कहते हैं, मेटल्स को। हाँ। ठीक है, यानी जो कंडक्ट करता हो। तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचो कि इसको हम अगर रूम टेम्परेचर पे रखें तो ये क्या कर रहा होगा कि रैंडम मोशन ऐसा कहीं भी मूव कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये रैंडम मोशन हम बोल रहे हैं, और लास्ट क्लास भी बोले थे कि ये इसका रैंडम मोशन है। अगर ये रैंडम मोशन है तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। चार्ज अगर हम एक एरिया ऐसा एज्यूम करे थे तो इस एरिया से इधर जितना चार्ज किया उतना इधर आ रहा था। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था चार्जेस का, 0। सोचो कि एक चार्ज यहाँ से ऐसा गया, यहाँ गया, फिर घूम घाम के यहीं पे आ गया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। 0। 0। और वैसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं, चार्जेस जो हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वाल से कोलाइड कर रहे हैं। एक लास्ट क्लास का अगर थोड़ा सा बात याद हो तो एक रॉड रखा हुआ है तो उसमें हमको करंट नहीं लगता है। रीजन यही बताए थे कि जो नेट चार्ज फ्लो होता है उसमें 0 हो जाता है, यही बताए थे। कैसे होता है वो सारा चीज डिस्कस करे थे। तो वैसे ही क्या होता है कि हम अगर इसको रूम टेम्परेचर या हीट कर रहे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखे होते हैं, तो क्या होता है, रैंडम मोशन होता है। और इस रैंडम मोशन की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट इसका जो आ जाता है वो 0 आ जाता है। ठीक है। अब अगर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी एवरेज कितना होगा, बोलो। 0 हो जाएगा। 0। अगर हम स्पीड का बात करें तो एवरेज ही। नेट डिस्टेंस 0 होगा क्या, नहीं। तो स्पीड 0 होगा। ना। ठीक है। तो इस स्पीड को बोलते हैं हम लोग थर्मल स्पीड। ठीक है। और ये जो होता है ऑर्डर ऑफ 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ऑर्डर है। ठीक है।
अगर हम किसी भी कंडक्टर को अगर रूम टेम्परेचर पे रखे हैं तो रूम टेम्परेचर पे उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा था वो जीरो आ रहा था, रैंडम मोशन हो रहा था लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इसलिए हम भी एवरेज जीरो बोले। अब स्पीड जो है एवरेज वैल्यू वो जीरो नहीं है, और ये जो स्पीड है इसको हम लोग थर्मल स्पीड बोलते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, अब स्पीड बढ़ता है, कोलिजन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का दिखा रहे हैं कि ऐसा रैंडम मोशन कर रहा है, और ऐसे से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गया कोई दूसरा आया, ऐसा हुआ। तो ओवरऑल हमको दिख रहा है कि सब जहाँ था वहीं है, तो इसलिए हम बोल दे रहे थे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है, ये तो एक कहानी हुआ। दूसरा अगर हम बात करें कि अगर हम इसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, सेम कंडक्टर था लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं अब, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब हुआ कि हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिए। अब इसमें जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था जो रेंडम मोशन कर रहा था, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ मोशन कर रहा था कुछ भी, ठीक है, अब इस पे एक दिख रहा है कि इधर की तरफ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर की तरफ पोटेंशियल की तरफ एक जनरेट हो गया होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस जो चार्ज है इस पे कुछ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, जैसे सोचो कि एक कोई पार्टिकल है, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, अगर हम इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाने लगे तो ये इधर जाएगा या फिर इधर कहीं जाएगा डैश लाइन की तरफ, बताओ। ये 10 तो है ही, साथ में इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सर्कुलर मोशन हम लोग देखते हैं तो इसमें वेलोसिटी ऐसा होता है, और फोर्स इधर सेंटर की तरफ होता है, और इस फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ये बात याद है? हाँ। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ कुछ हो रहा है कि ये पार्टिकल इधर जाना चाह रहा था लेकिन इस पे जो है एक फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में इधर की तरफ, तो इसका जो पाथ है ऐसा कुछ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हम हर जगह के लिए थोड़ा सा दिखा रहे हैं, यानी कि पाथ जो है इधर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, इधर थोड़ा अगर बड़ा में करें तो ये हमारा ओरिजिनल हम मान लेते हैं पाथ था। ठीक है, तो जो अब नया पाथ होगा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नया पाथ क्या होगा कि ऐसा कुछ शिफ्ट कर जाएगा, हर जगह पे ऐसा कुछ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि यहाँ से दिख रहा है कि इधर की तरफ हर जगह पे शिफ्टेड दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन था जो रैंडम मोशन कर रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन का कहानी है, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा होगा और सारा इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर गया होगा। सेम वैसा ही कि याद करो जब नदी हुआ करता था, पानी इधर बह रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐसे तैरते हुए जाते थे इधर की तरफ वेलोसिटी, तो हम यहाँ ना पहुंच के इधर कहीं पहुंचते थे, याद है? और इस डिस्टेंस को बोलते थे हम लोग ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। ठीक है, यानी हमको जाना इधर था लेकिन इसके बहाव के कारण इधर की तरफ एक हमको फोर्स लगा और हम यहाँ पहुंच गए। वैसा ही इसको भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाना इधर है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो इस वजह से वो इस डायरेक्शन में ना जाके इधर कहीं चला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो नेट हमारा अब आएगा इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट अब हमारा जीरो नहीं रहेगा इसको। ठीक है, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है क्या? इस केस में जीरो नहीं हो रहा है, तो वी एवरेज जो होगा वो भी इस केस में क्या होगा, बोलो?
जीरो नहीं होगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये किसी एक डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट हो गया। और जिस वेलोसिटी से हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये एवरेज वैल्यू है, इसका ऑर्डर जो होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का होता है, जो कि अगर देखो तो इस स्पीड से ये बहुत कम है। ठीक है। और जो एवरेज स्पीड हम बात कर रहे थे, स्पीड का अगर बात करें तो स्पीड तो ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा और मच मच ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ठीक है, दिख भी रहा है स्पीड का ऑर्डर क्या है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज जो वेलोसिटी आ रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आ रहा है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में ये आया क्या कि ड्रिफ्ट स्पीड हम किसको कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहले भी रैंडम मोशन कर रहा है, बाद में भी रैंडम मोशन कर रहा है। ठीक है, पहले जब रैंडम मोशन कर रहा था तो सब इलेक्ट्रॉन कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर आ रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा था। लेकिन अभी सब पे एक डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगा तो सब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और उस शिफ्ट को हम लोग बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से शिफ्ट किया है, तो उस चीज को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। और जिस स्पीड से वो ड्रिफ्ट कर रहा है उसको बोल रहे हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। इतना बात में किसी कोई दिक्कत बोलो। सर इसमें जो बताएं ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, लेफ्ट राइट को देखा जाए तो बराबर ही होगा ना, तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। क्या चीज लेफ्ट राइट। सर इसे कंटेनर को आप दो पार्ट में डिवाइड करके देखा था ना कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट उसमें जीरो हो रहा था, हाँ, तो इसमें भी चलो, तो सर ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन होना तो चाहिए जीरो इसमें भी। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्टिंग हो रहा है, हाँ, तो यहाँ वाला इधर शिफ्ट करा, यहाँ वाला इधर शिफ्ट करा, यानी कि थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट हो रहा है का सबका। हो रहा है। तो हो रहा है ना। पहले क्या था, यहाँ से गया तो यहाँ से ही घूम फिर के फिर कहीं से आ जा रहा था, रैंडम मोशन था, पूरा स्पीड तेज है तो घूम फिर के आ रहा था, लेकिन अब ये यहाँ ना आके इधर ही रह जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, शिफ्टिंग हुआ, बोलो। हाँ सर। तो शिफ्टिंग हुआ यानी कि ड्रिफ्ट हुआ, और ड्रिफ्ट हुआ यानी कि उसके पास वेलोसिटी किसी न किसी वेलोसिटी से हुआ है। ठीक है। इट्स चार्ज शिफ्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ना होता तो ये नहीं हो रहा था। बात समझ आया। अब हम लोग एजम्पशन क्या मानते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए आगे जा रहा है, बीच में ये कोलाइड भी कर रहा है, ये इधर जा रहा था, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मिला होगा, इसको कोलाइड किया, इधर डायरेक्शन चेंज किया, ऐसा रैंडम मोशन कर रहा है। पहले भी कर रहा था, बाद में भी कर रहा है, लेकिन जब हम पोटेंशियल बैटरी लगा दिए तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इसकी वजह से किसी एक डायरेक्शन में शिफ्टिंग शुरू हो गया, और इस शिफ्टिंग ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग एज्यूम क्या कर लेते हैं, एज्यूम हम लोग ये करते हैं कि अगर ये हमारा कंडक्टर है, अगर हम इसको किसी बैटरी से ऐसा कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, तो ये हमारा अगर भी है तो इधर हम बोल रहे हैं जीरो है, इधर भी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सैनिक की तरह है, और वो एकदम लाइन में खड़े हैं। ये एजम्पशन है, जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही लो। ठीक है, ऐसे लाइन में खड़े हैं। देखिए वो क्या, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त में सिपाही लोग जो मार्च करते हैं, हाँ सब क्या परेड। कर, परेड जो करते हैं, सब कोई क्या करता है, सेम स्पीड से चलता है, टकराते हुए चलता है नहीं, टकराता नहीं है।
सब सेम स्पीड से चलता है, एक फ्लो में चलता है। तो वही ये एज्यूम कर लिया गया कि सारे इलेक्ट्रॉन वैसे ही परेड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। और ये जो स्पीड, जिस स्पीड से ये चल रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं एवरेज स्पीड, और जो स्पीड है उसको ड्रिफ्ट स्पीड कह रहे हैं। बात समझ आया? ये एजम्पशन है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जैसे सैनिक परेड करते हैं एकदम लाइन वाइज लाइन, सिंगल, सब पैर एक साथ उठता है, पैर एक साथ नीचे गिरता है। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। एनसीसी में है कोई? नहीं है। एनसीसी वाले लोग भी करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आया कि अगर ये ऐसा हम एज्यूम कर रखे हैं, और ये एजम्पशन से हमारा फायदा हो जाता है कि सारे कुछ एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहे हैं, कैसे मूव हो रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, और इधर की तरफ एक एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्टिंग आया है जिसको हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन हम मान लिए कि सब इलेक्ट्रॉन ऐसा ही है और सीधा सीधा बढ़ रहा है। ये बात क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या एज्यूम किए कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एज्यूम टू बी, इलेक्ट्रॉन्स बोलो या फिर पॉजिट्रॉन बोलो। एक्चुअली में मूव हम हर बार बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव ही ले रहे हैं। आर एज्यूम टू बी मूविंग इन straight path with constant speed vd, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। यहाँ लिख ले रहे हैं सेम लाइक ठीक है, सोल्जर का परेड जो होता है, परेड का ये स्पेलिंग होता है ना? ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा चीज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर नहीं रहा है, लेकिन सर सेम लाइक के बाद ये क्या लिखे हैं? क्या हुआ? सोल्जर्स परेड एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिए हैं। अच्छा। ठीक है, सोल्जर्स का जो परेड होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इतना बात क्लियर हो गया? ये यस। समझने का चीज है, जैसा है वैसे हमको समझना है, थियोरेटिकल है और याद रखना है। ऐसे एक्चुअली में दिखता नहीं है, इसलिए हम देख सकते हैं नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी दिखा नहीं तो दिखेगा नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा है। तो ये सारा चीज क्या है, थियोरेटिकल है, ऐसा ऑब्जर्व करा गया है और उस पर थ्योरी बनाया गया है। तो जैसा है वैसा हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मूव करता है। जैसे कि अगर रूम है तो रूम में गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, वाल हाँ। से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रैंडम मूव करता है, वाल से टकराता है, आपस में टकराता है, और उसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होते रहता है। दूसरा बोले कि अगर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो अगर ये भी आया तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका एक डायरेक्शन में शिफ्टिंग शुरू हो जाएगा, और उस शिफ्टिंग की वजह से इसमें एक स्पीड आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ऐसा जब हो रहा है तो हम क्या एज्यूम कर लिए कि इस रैंडम मोशन की वजह से, चूंकि इधर तो कोई डिस्प्लेसमेंट आ नहीं रहा था, एवरेज वेलोसिटी था नहीं, तो हम उसको कंसिडर ही क्यों करें। तो इसलिए हम कंसिडर एज्यूम कर लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है, वीडी से। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अगर हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा ही हमारे पास एक
कंडक्टर है, ठीक है। हम इसको किसी न किसी बैटरी से जोड़ रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल भी है। अब हम बोल रहे हैं कि एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं यार, एन। एन जो हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि इस कंडक्टर में एक एन दे रखा है कि इसका चार्ज डेंसिटी इतना है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन से परेड जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक एरिया ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक एरिया मान रहे हैं। सोचो कि ये सारा का सारा जो भी इलेक्ट्रॉन है इस सरफेस पे वो इधर की तरफ जा रहा होगा, कितने स्पीड से? वीडी से जा रहा होगा, यानी कि इस यस। पे जो भी हमारा चार्ज होगा वो सारा कितने स्पीड से जा रहा होगा? वीडी से जा रहा होगा। आफ्टर डेल्टा टी क्या ये सरफेस यहाँ पे पहुंच चुका होगा? बोलो। यानी कि अगर हाँ। हम ये t इजकल टू 0 पे ले लें, ये t इजकल टू डेल्टा टी पे लें, तो ये सरफेस इधर चलता हुआ इधर कितना कहीं चला आया है, यस सर। और जब यहाँ आया है तो ये डिस्टेंस कितना चला है? वीडी स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, कितना डिस्टेंस चला होगा? यस सर। ठीक है। अगर हम ये चीज समझ गए हैं कि इतना डिस्टेंस चला है, इसका एरिया हम मान लेते हैं कि ए था, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ध्यान से देखो तो इस रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन या जितने भी चार्ज होंगे वो इस एरिया को क्रॉस कर गया होगा क्या? यानी कि इस रीजन में चार्जेस शुड हैव क्रॉस्ड द एरिया, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या इसमें जितने चार्ज हो सारे क्रॉस किए होंगे, अगर हम इस एरिया को यहाँ एज्यूम मान रहे हैं तो। ये एरिया पहले यहाँ हुआ कर रहा था, देखो जैसे यहाँ पे ये एरिया जो है यहाँ था, अब बोल रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि इसमें जितने भी चार्ज हैं यहाँ पे अगर वो वैसा एरिया रहता तो सारे को क्रॉस करे हैं। यस सर। समझो इसको कि यहाँ जो एरिया है हमारा, इससे जित डेल्टा टी टाइम में कितने चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें आगे ये जितना हम सेडेड किए हैं वही उतना ही करा होगा, क्योंकि इतना देर में ये इतना आगे गया, नहीं कितने चार्ज जो पीछे थे वो इतने आगे आ गए हैं, हम्म। ठीक है। तो ये जो चार्ज है, तो चार्ज अगर हम लिखेंगे यानी कि चार्ज क्रॉस्ड गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्ज क्रॉस करा होगा वो कितना होगा? तो यहाँ से दिख रहा है कि एन जो है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू वॉल्यूम होगा। तो एन तो एन है, ये नंबर ऑफ चार्जेस वॉल्यूम इंटू ई, मैग्नीट्यूड के लिए इसे मल्टीपल कर लिए। इसका वॉल्यूम कौन बताएगा सैडेड रीजन का? बोलो। 2 पाई आर बोल सकते हैं। एरिया ए गिवन है, एरिया सिलेंडर इंटू वीडी हाइट, डेल्टा। ठीक है। तो ए इंटू वी डी डेल्टा टी यही लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत? ये जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। तो अगर हम करंट का बात करें, यानी कि ये जो है टोटल चार्ज
क्रॉस्ड एरिया, जो गिवन एरिया है, इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, इतना ही कर रहा है। तो अगर हम करंट का बात करें, करंट यानी आई, ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं तो चार्ज इतना है, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन ई ए वी डी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला कि आई जो आता है ड्रिफ्ट करंट के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, तो एन ई ए वी डी आता है। ठीक है, और जे जो होता है वो होता है आई बाई ए, तो हम इसको आई बाई ए लिखेंगे तो एन ई वी डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में अगर करंट हमसे पूछा जाएगा तो आई बराबर होगा एन ई ए वी डी, और जेफ यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी जो होगा होगा एन ई वी डी। इतना में किसी को दिक्कत? बोल लो, पूछ लो। इसमें कुछ ज्यादा कुछ करे नहीं है, सिर्फ ये क्या है कि अगर हमको दे रखा है तो हम यहाँ से कितना चार्ज क्रॉस किया है इसको, इस एजम्पशन को मानते हुए उतने नंबर ऑफ चार्ज हम निकालिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जितने थे उसमें उसके चार्ज से मल्टीपल कर दिए, तो हमारा ये टोटल चार्ज पता चल गया डेल्टा टी टाइम में। अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे चार्ज को तो करंट मिल जाएगा, तो ये हमको मिला एन ई ए वी डी। और करंट डेंसिटी जे होता है आई बाई ए, तो इसको हम ए से डिवाइड कर दिए तो हमको बोला एन ई वी डी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकता है, नहीं? ठीक है, तो ये करंट और करंट डेंसिटी है। अब ये वी डी का वैल्यू कितना आता है उसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या वैल्यू आता है। फिर से वही हमारा कंडक्टर है, इसको हम एज अ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, इधर 0 वोल्ट है इधर भी वोल्ट है। इसमें हमको क्या दिख रहा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर इस डिस्टेंस को L मान लें तो ये E जो होगा वो V बाई एल होगा। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि V बराबर होता है E इंटू डी, तो हम E को लिख सकते हैं V बाई एल। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो कितना, तो E इंटू ई। अब हमको यहाँ दिख रहा है कि ये प्लस चार्ज जो है इस पे फोर्स लगा एफ ई इंटू ई, तो इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया फोर्स बाय मास। तो इसका मास कितना होगा, तो मास m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, E कैपिटल E बाई m, ये हमको एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, हम जानते हैं एक चीज कि ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकरा रहा होगा या फिर किसी वाल से टकरा रहा होगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, जो एवरेज डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। यानी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अच्छा, गैसियस स्टेट हो गया है ना तुम लोग का, 11th में ही शायद होता है। हाँ यस उसमें ये था मीन फ्री पाथ हाँ सर पढ़े हैं। होगा। ठीक है, उसमें उसमें या एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी में तो रहता है 11th के किसी टॉपिक में। ठीक जैसे है, जेडीसी में गैसेस। भी पढ़ना। हाँ,
केटीजी में। केटीजी में, हाँ केटीजी में भी था, हम लोग भी थोड़ा सा पढ़े थे, लेकिन केमिस्ट्री में डिटेल में थोड़ा पढ़ाया जाता है, इसलिए पूछ रहे हैं। खैर जो भी है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि मीन फ्री पाथ होता है, ये जो होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और ऐसा तो हम सिर्फ दो का बात कर रहे हो, और ऐसा ही एक टर्म और डिफाइन करते हैं टॉ, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं हम लोग इसको एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सोचो कि इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का टकराने का समय क्या हर समय बराबर होगा? नहीं होगा। कभी T1 पे टकराया, कभी T2 पे टकराया, कभी T3 पे टकराया, ऐसा ऐसा टक्कर हो रहा होगा, और हर जगह अलग अलग टक्कर हो रहा होगा। तो हम बोलेंगे क्या चीज, कि ये जो एक टाइम आ रहा है सबका एवरेज, उसको हम बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि इस टाइम के बीच में वो फ्री है, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है, यानी कि उस समय में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स है और टकरा नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि उतने एवरेज टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, टक्कर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम टाउ इसको रिलैक्सेशन टाइम ले रहे हैं, ए जो है एक्सेलरेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट नहीं हुआ था तो इसका जो इनिशियल स्पीड था वो जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी जो था वो जीरो था। तो इस टी टाइम में वो डिस्टेंस कितना चला होगा, यानी कि हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, सब एवरेज ही बात हो रहा है, इन टॉ सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन आ गया ई बाई एम इंटू टॉ स्क्वायर, यही होगा। हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये चीज आया हमारा कि अगर हम जो डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर किसी टाइम टी में है तो कितना आएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा ई टाउ स्क्वायर बाई 2m। तो ये जो आया हमारा, ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, एस बराबर, इसको लिख सकते हैं हाफ ई बाई, इसको ऐसे लिख लो, एवरेज है सारा। ठीक है, एवरेज टाइम ले रखे हैं तो एवरेज है, और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, लेमडा। मेन फ्री पाथ है, मेन टाइम ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लेमडा। वही अगर हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम लोग यहाँ पे VD बोल रहे हैं, तो क्या आएगा, V बराबर क्या होता है, U प्लस 80। तो VD हो जाएगा हमारा, U तो जीरो है, A है ई बाई एम इंटू टॉ। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी आया, आफ्टर टी टाइम के बाद ये जो चीज़ आया ये फाइनल आया। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमसे कहा जाता है, एक चीज़ और देखा जाता है, उस चीज़ को हम बताने जा रहे हैं कि ये जो आया है हमारा वेलोसिटी, कि यहाँ से हम फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो इतना आ रहा है। ठीक है, हमको ये चीज़ पे यहाँ पे कंट्राडिक्ट है, यानी कि किसी किसी बुक में देखोगे तो ई बाई एम इंटू टॉ दिया रहता है, और किसी किसी बुक में है जो ये टॉ का भी एवरेज लिया रहता है। जैसे कि अगर हम एवरेज ले रहे हैं, ये तो हमारा फाइनल आया, तो ऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी अगर हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, वी फाइनल प्लस वी इनिशियल बाई 2, तो ये आ जाता है ई टाउ बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज
का थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन है कि किसी किसी बुक में ये लिखा रहता है और किसी किसी बुक में ये चीज लिखा रहता है, नीचे डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, जैसे एचसी वर्मा देखोगे तो एचसी वर्मा में ये दे रखा है, एनसीईआरटी में देखोगे तो ये शायद दे रखा है। ठीक है, तो दोनों चीज ही कहा जाता है कि सही है, लेकिन एवरेज हम टोटली एवरेज ये ले रहे हैं तो मोस्टली जगह पे हम इसको सही मानते हैं, ई बटाओ बाई 2m। यानी कि यहाँ जो बोला जाता है टाइम का एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज है तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 करेंगे, और इनिशियली तो 0 था तो ये आ जाएगा हमारा इतना। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि हम एवरेज टाइम टाउ ले रहे हैं। टाउ जो है हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है दो टक्कर के बीच में। तो इनिशियल स्पीड 0 था, टक्कर के बाद जब ये स्पीड इतना होगा, लेकिन हम ओवरऑल सबका मिला के एवरेज ले रहे हैं तो हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो हमको याद भी यही करना है, ई टाउ बाई 2m। अगर कहीं कोई कहता है कि गलत है या ये सही है तो हम बोलेंगे कि दोनों सही है। ठीक है, अलग अलग बुक्स अगर देखोगे तो सब अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं और अलग अलग लिखे होते हैं, तो इसलिए दोनों हम बता रहे हैं कि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हमारा है यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई टाउ बाई 2m। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, v की टर्म में लिख सकते हैं, v ई इक्वल टू होता है v बाई एल, तो ई टाउ v बाई 2ml भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो v है ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। इतना बात क्लियर है कि vd हमारा कितना आ रहा है, ई टाउ v बाई 2/ml। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं vd और यहाँ से I बराबर आया था हमारा NEAVD, तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, यानी कि इसको इक्वेशन बोल दे रहे हैं हम a और इसको इक्वेशन बोल दे रहे हैं हम b। तो फ्रॉम a एंड b हम I बराबर लिखेंगे NEA, VD की जगह रख लेंगे ई टॉ v बाई 2ml। यहाँ ध्यान से देखो तो v बाई I जो है हमको दिख रहा है, यानी v इधर रहने दिए, ये 2ml ऊपर चला गया और नीचे आ गया हमारा NE स्क्वायर टाउ बाई a। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो तो ओम्स लॉ हमको दिख रहा है, यानी कि ये जो चीज रेशियो था ये हमको कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट, टी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाइम रिलैक्सेशन कांस्टेंट। तो ये चीज रेशियो जो है कांस्टेंट मिल रहा है और इसी को हम लोग बोले थे आर। तो यहाँ से हमको आर मिल जा रहा है 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, जिसको हम लोग क्या लिखा करते थे, रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है रो इक्वल टू आ जा रहा है 2m बाई एन ई स्क्वायर टॉ। रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, इधर बस जो भी चीजें आई हैं उसको लिखा जा रहा है और कुछ नया नहीं है। यहाँ पे से हमको vd जो भी आया उसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में I बराबर NEAVD में vd का वैल्यू रख दिए, तो यहाँ से v बाई आई जो होता है r होता है, तो r का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिए। तो यहाँ से 2m बाई NE स्क्वायर टाउ आता है l बाई a, और ये जो टर्म है इसको हम लोग रो बोल देते हैं, रो l बाई a आता है, तो रो आ गया इतना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो इसका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बोलो, ओम होगा। ओम होगा, जिसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। नहीं,
ओम मीटर होगा, लेकिन इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 1/ओम MHO। हम्म, ओम मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, ओम मीटर। और 1 बाय रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, बोलो? महो। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसा, यानी इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से 1/रो को क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा, कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या होता है? इसका इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा बताओ? महो मीटर। तो सिंबल में उल्टा नहीं कर देना है, ये ऐसा ही रहेगा, एम को डब्लू मत कर देना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये तो था यूनिट के बारे में, डिफिनेशन। ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए एक कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। जैसे सोचो कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंस R बराबर आया ये 2m_ne² τ/L/A। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये तो जो भी मटेरियल है, मान लेते हैं आयरन होता, तो आयरन होता, तो आयरन में इलेक्ट्रॉन जो भी है तो उसका मास तो वही रहना है, एन। किसी भी आयरन का जो चार्ज डेंसिटी है वो एन कांस्टेंट रहेगा, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला जो टर्म है ये किसी मटेरियल के लिए, जैसे आयरन हो गया तो उसके लिए फिक्स होगा, कॉपर हो गया उसके लिए फिक्स होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ आयरन का ही बात कर रहे हैं तो ये वाले सारे टर्म फिक्स हैं, लेकिन अगर उसका हम लेंथ और एरिया चेंज करेंगे, तो लेंथ और एरिया बोले तो डायमेंशन चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है, अगर आयरन है किसी भी शेप में है, किसी भी साइज में है, कैसा भी है, उसका रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगा। यहाँ से हमको देख के पता चल रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायमेंशन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आयरन का है तो अलग होगा, कॉपर का है तो अलग होगा, यानी अलग मटेरियल के लिए अलग होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है किसी भी एक मटेरियल का, कैसा भी शेप साइज हो, कैसा भी डायमेंशन हो, सेम हो। हाँ, अब ये जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ये फ्लो ऑफ चार्ज को रुकावट डालता है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इट अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये अपोज करेगा फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ, या ऐसे लिख लो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, यानी ये गिवन कंडक्टर है, यानी कि कंडक्टर का शेप एंड साइज जो होगा वो गिवन होगा। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल कहने का मतलब है कि सबस्टांस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज।
थ्रू इट। ठीक है, इसमें क्या है कि वो एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या सबस्टेंस या प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इस डिफरेंस को याद रखना है कि रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा और रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली। ये सिर्फ टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, बताओ ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। ठीक है, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, और इन एरिया। दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं डायमेंशन। हाँ डायमेंशन लेंथ ब्रेथ यही होता है। थर्ड, टाइप ऑफ टेम्परेचर। मटेरियल पे भी वो डिपेंड करेगा। और फोर्थ, टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है तो ये भी डिपेंड करेगा ही। ठीक है, एक एग्जांपल है, जैसे कि सिंस R इक्वल टू रो एल बाई यही होता है। ठीक है, तो हमको एक क्यूब दे रखा है। ठीक है, ऐसा एक क्यूब है, क्यूबॉइड है मान लो। ठीक है, ये जो है ए है, ये लेंथ बी है, और ये जो है लेंथ ये सी है। अगर इधर से करंट जा रहा है, बह रहा है, तब रेजिस्टेंस इसका क्या होगा बताओ? फॉर्मूला हमारे पास है, मटेरियल का रो रेजिस्टिविटी ले लेना है। क्या होगा? एरिया क्या कौन सा लेंगे? ये वाला एरिया लेंगे। रो ए बाई बी सी। हाँ, तो रो हो जाएगा, लेंथ की जगह ए है, और एरिया क्या हो जाएगा? बी सी। लेकिन अगर इसी में हम बोलते कि करंट जो है इधर से बह रहा है, यानी कि इधर से इन हुआ इधर से गया, तो इसके लिए आर कितना हो जाएगा बताओ? इस केस में हम कौन सा एरिया लेंगे? इस केस में हम ऊपर ये वाला। वाला। हाँ, तो इस केस में क्या आ जाएगा? रो लेंथ कितना हो जाएगा? सी बाई एरिया क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी। तो यहाँ से हम पांचवा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। बोल सकते हैं क्या कि किसी भी रेजिस्टर या किसी भी कंडक्टर में किस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, उस पे भी ये चीज डिपेंड करता है। बोल सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि करंट का डायरेक्शन जब इधर से इधर गया तो ये एरिया लेना था और ये लेंथ लेना था, तो हम लिखे रो ए बाई बी सी। जब करंट इधर से इधर गया तब आर लिखे तो रो सी बाई ए बी। दोनों केस में अगर ए बी सी इक्वल नहीं है तो रेजिस्टेंस दोनों जो है अलग अलग आए। इसको अगर आर वन बोल रहे हैं या आर टू बोल रहे हैं, तो आर वन जो है वो नॉट इक्वल टू आर टू है, क्योंकि ए बी सी सेम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है? तो ये लेंथ और एरिया वाले से ही आ रहा है। ठीक है, लेंथ और एरिया वाले से ही आ रहा है कि किधर की तरफ कितना ये डिपेंड करेगा। मान लेते हैं कि अगर एरिया ज़्यादा कर दिए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी कंडक्टर में किसका एरिया ज़्यादा है, किसका एरिया कम है, किधर से हम फ्लो करा रहे हैं, उस पर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर।
तो यहाँ से इसी पे बेस्ड और एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि मान लेते हैं कि वायर है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, रो है। इफ stretched to n times of its length, then new resistance। क्या होगा बताओ? सर रेजिस्टेंस तो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हम्म तो सर इसमें बोल सकते हैं एन इंटू आर। नहीं, आर बराबर होता है रो एल बाई सर एन स्क्वायर आर। ठीक है। देखो जैसे क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास वायर है, इसका एरिया ये ए हो गया और लेंथ जो हो गया ये एल हो गया। बोला जा रहा है क्या, स्ट्रेच्ड किया गया है, यानी कि इसी को हम लंबा कर दिए हैं, स्ट्रेच कर दिए हैं। ठीक है, जब स्ट्रेच किए हैं तो ये लेंथ हो गया एन एल। इसका एरिया जो होगा अब ए ही नहीं रह जाएगा, ये घट जाएगा, क्योंकि इसका मटेरियल जितना का बनाए थे उतना ही है। यानी कि इसका अगर वॉल्यूम बोल रहे हैं कि ए इंटू एल होगा, तो इसका भी जो वॉल्यूम होगा वो ए डैश इंटू एन एल होगा। अब ये भी वॉल्यूम, ये जो दोनों वॉल्यूम है दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए एल इजकल टू ए डैश एन एल। तो ए डैश हमको मिल गया ए बाई एन। यानी कि अगर हम लेंथ को n टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो एरिया जो है n टाइम्स घट जा रहा है। इससे हमको ये चीज पता चल गया। तो आर नोट जो है हमारा ये चीज दे रखा है, तो आर जो हम नया लिखेंगे, रो तो रो रहेगा, लेंथ n टाइम्स हो गया और एरिया जो है n टाइम्स घट गया। तो ये हमको कितना दिख रहा है, एन स्क्वायर रो एल बाई ए, यानी कि एन स्क्वायर आर नोट। यानी कि आर जो हो जाएगा, अगर हम लेंथ को n टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स। ध्यान रखना है यहाँ स्ट्रेच किया गया है। अगर बोलता है कि 2 वायर लेके जोड़ दे रखे हैं तब ऐसा हम ना करते। क्लियर है? बोलो चंदन। यस सर। ठीक है, सोनाली। सर ठीक है, तो हल्का थोड़ा कंफ्यूजन। कहाँ पे? बोलो। एक्चुअली मेरे को फिगर जो आपने ड्रॉ किया वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। ये वाला, हाँ। इसमें क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है, हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेच यानी कि अगर सोचो तो अगर हम मिट्टी से खेले हो गए या फिर आटे से गूथे हुए आटे से, तो अगर हमको किसी एक शेप का मिलता है, अगर हम उसका लेंथ बढ़ाते हैं तो उसको ऐसे रगड़ रगड़ के पतला करते हैं, तो अगर लेंथ बढ़ता है तो उसका एरिया क्या घट जाता है। तो ये हमारा इनिशियली था। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से हम इसको खींच के या फिर कैसे भी करके इसका लेंथ बढ़ा रहे हैं। सोचो कि अगर हमारे पास आटा होता, ये इतना आटा है, गुथा हुआ आटा है, तो इसको हम अगर ऐसे सिलेंडर में बनाएंगे तो इतना बना। इसका अगर हम लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एरिया क्या घट जाएगा, बोलो? नो नो सर।
क्यों? क्योंकि आटे का जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही बाद में रहेगा। वैसे ही यहाँ भी वायर है तो उसका वॉल्यूम तो सेम है, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि उतने ही मटेरियल को हम इतने वायर में बदल रहे हैं, यानी थिन वायर में बदल रहे हैं। हट गया होगा। तो इसका अगर हम वॉल्यूम बोल दें कि अब जो वॉल्यूम है इसका, ये ए डैश इंटू एन एल है, और इनिशियल जो वॉल्यूम है वो ए डैश इंटू एल है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और चूंकि सेम वॉल्यूम से दोनों बना हुआ है तो ये हम कह सकते हैं, यानी कि वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल। वॉल्यूम का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एल से एल गया तो ए डैश को बोल सकते हैं ए बाई एन। अब हमको लेंथ भी पता है, ए भी पता है, तो आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अब वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर, बात क्लियर है? यस। यहाँ पे की पॉइंट क्या था, तो हमको ये सोचना था कि जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, और ये सवाल 10th में आया होगा बहुत बार। चलो, एक ऐसा वायर है, ठीक है, रेजिस्टिविटी इसका रो है, इसका एरिया ए है, और लेंथ एल है, ठीक है। ऐसा ही एक वायर और है, ठीक है, इसका भी एरिया ए है लेकिन लेंथ 2l है और रेजिस्टिविटी रो है। अब हम इसको एंड टू एंड कनेक्ट कर दे रहे हैं, एंड टू एंड। देन न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? एंड टू एंड कनेक्शन तो सबको पता है कि इसका एंड को हम इससे लाके चिपकाते हैं, तो रो इंटू 3l/a। ठीक है। अगर एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे तो हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ये ऐसा है, ये एल था, ये 2l था, ठीक है। एरिया क्या रहेगा? ए ही, और ये रो। तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा रो इंटू 3l/। दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखो अंतर क्या है। इसमें जो है दो वायर को जोड़ के 3l करे हैं, और इसमें एक ही वायर को स्ट्रेच करके n टाइम्स ले गए हैं। यहाँ पे n को 3 भी कहते तो यहाँ पे 9 टाइम्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स ही आ रहा है। ध्यान से देखो दोनों क्वेश्चन को और बताओ कि दोनों में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया। पहले वाले में क्या था कि एक ही वायर था, उसको स्ट्रेच करके हम उसका लंबाई बढ़ा रहे हैं। दूसरे में सेम टाइप का दो वायर है, उसको कनेक्ट करके लंबाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम कनेक्ट करके लंबाई बढ़ाए हैं तो n टाइम्स आ जा रहा है, और उसमें हम स्ट्रेच करे हैं तो एरिया चेंज हो जा रहा है, इसलिए n² टाइम्स आया, ठीक है। अगर हमको ऐसा दे दिया, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है, ये रेडियस जो है r है, ये लेंथ l है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा?
सर रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर इनसाइड एंड आर आउटसाइड रेडियस है, लेंथ एल है। ये कितना हो जाएगा? स्मॉल आर लेते हैं, कैपिटल आर ले लिए हैं तो एरिया, ये रो होगा, लेंथ एल है, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे लिख लो, आर इनसाइड जो है R1 है और आर आउटसाइड जो है वो R2। बात समझ आ रहा है? इसको हम इधर से बनाए तो हमको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ये जो है R1 है और ये जो है R2 है और मटेरियल सिर्फ इतने में है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। हाँ, करंट जो है इधर से इधर पास कर रहा है। इस वाले में किसी कोई दिक्कत? इसका अगर हम एरिया देखेंगे तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेंथ जो है एल है, रेजिस्टिविटी रो है, तो आर बराबर होता है रो एल बाई ए, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर है। सर इसमें आंसर आ रहा है रो एल बाई पाई और ब्रैकेट में है 1/R2 स्क्वायर माइनस 1/R1 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसमें ये जो शेडेड एरिया है, एरिया क्या मिलेगा हमको? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत? बड़े वाले ये जो सर्कल है इसका एरिया निकाले, उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ये चीज आएगा। लेंथ एल है तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई एरिया, तो एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, तो रो एल बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे का कहानी देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, और एक बार जाना इस चीज़ को एक बार ठीक से पढ़ो, और जो भी एनसीईआरटी है, जो भी बुक है, उसको एक बार रीडिंग करना है, क्योंकि ऊपर जो कहानी सुना है वो पूरा लिखाए तो नहीं है हम, क्योंकि सारा कहानी लिखाना बहुत हेक्टिक चीज़ है। ठीक है, अगर बात समझ में आ गया है तो कोई भी बुक पढ़ोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो भी बुक पढ़ा होगा उसको उठा के एक बार ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक का थ्योरी पढ़ लेना है, और बाकी एक बार इससे के थ्रू जाना है, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछ लेना है। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं। ठीक है सर।